गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हम ऑनलाइन टीचिंग में पढ़ने जा रहे हैं स्क्यू लाइंस, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे कि जैसे कि हम पहले ऑफलाइन पढ़ते थे क्लासरूम्स में, वहाँ पे हमारा जो इंटरेक्शन होता था आप लोगों के साथ, हंसी मजाक, वो माहौल ही अलग होता था। लेकिन अब हमें कोरोना की वजह से जो पढ़ना पड़ रहा है वो ऑनलाइन सिस्टम में आना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेंड को चेंज हो गया है, ट्रेंड हमें चेंज करना पड़ गया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना काल में आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। उसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस को समझने से पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि स्क्यू लाइंस क्या होती है। स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती हैं जो लाइंस ना तो पैरेलल होती हैं, ना ही कभी इंटरसेक्ट करती हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि स्क्यू लाइंस क्या है। जैसे स्पेस में हम देखेंगे, ये दो लाइंस है, एक लाइन ये येलो कलर की और एक ये डस्टर वाली लाइन आप जो मैं शो कर रहा हूँ आपको दिख रही होगी। इसमें आप देखेंगे कि ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ना ही पैरेलल होंगी। अगर ये पैरेलल होती तो इस तरह से दिखती। इट मीन्स दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स, ये अलग अलग प्लेन्स में होती हैं, इसीलिए इन्हें स्क्यू लाइंस बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि स्क्यू लाइंस के बीच में हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। उसको एक हम एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे। हमने यहाँ पे दो लाइन ले ली है, एक लाइन L1 और एक लाइन L2, और दो इसके पासिंग पॉइंट ले लिए हैं L2 में, इसको L2 ले लो, इसको L1 लो। लाइन L2 का पासिंग पॉइंट हमने लिया है T, और एक पैरेलल वेक्टर है इसका B2, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है। यहाँ पे देखिए A2 इसका पासिंग पॉइंट है और B2 इसका पैरेलल वेक्टर है। इसी तरह से एक लाइन L1 ले लिया हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए, जिसके पासिंग पॉइंट S का पोजीशन वेक्टर A1 है और B1 इसका हमने ले लिया पैरेलल वेक्टर, जो कि मैं यहाँ इमेज में नहीं दिखा रहा, आप मान लीजिए इधर एक। अब सबसे पहले हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हमने ले लिया PQ। PQ जो है वो दोनों ही लाइंस पे परपेंडिकुलर एक लाइन है, जो कि दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसका मैग्नीट्यूड हमने लेट कर लिया है कि D है। इसके मैग्नीट्यूड को हमने D लेट कर लिया है, और पोजीशन वेक्टर पॉइंट S और T के हमने A1 और A2 यहाँ पे सपोज कर लिए हैं। अब जो PQ वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो D आपने लेट कर लिया है, और इसका यूनिट वेक्टर आपने n कैप से यहाँ पे डिनोट किया है कि इसका यूनिट वेक्टर है। अब अगर PQ वेक्टर आप निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास PQ वेक्टर बन जाता है, और यहाँ पे PQ वेक्टर हमारा निकल चुका है। PQ वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद अब हम ये देखेंगे जो PQ वेक्टर हमारा वहाँ फिगर में है, PQ वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके? दोनों लाइंस के। अगर वो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स वो अपने पैरेलल वेक्टर B1 और B2 दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस चीज़ को। अगर ये B1 B2 वेक्टर है मेरे पास, तो PQ वेक्टर जो है वो दोनों वेक्टर्स के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। ये दोनों वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो इसका जो यूनिट वेक्टर निकलेगा n कैप, वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होगा वो वेक्टर इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। अब दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो आप पढ़ चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है दो वेक्टर्स के बीच में, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं A और B के बीच में अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। ये आप क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं। वो वेक्टर इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इट मीन्स अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये वेक्टर B1 और B2 के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो B1 क्रॉस B2 में जो निकालूंगा, यहाँ पे मैं जैसे कि कैलकुलेट कर रहा हूँ B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 जो वेक्टर है वो एक परपेंडिकुलर वेक्टर है किसके? वेक्टर B1 और B2 के। उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसी के मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल गया, जिसे मैंने n कैप लेट कर लिया है, जो कि PQ का यूनिट वेक्टर होगा।
अब एस टी निकालता हूं अगर मैं, तो पॉइंट एस और टी के बीच में अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, इट मीन्स A2 माइनस A1। A2 था वेक्टर टी का पोजीशन वेक्टर और S है मेरा, A1 हो गया मेरे पास पॉइंट S का पोजीशन वेक्टर। तो A2 माइनस A1 मेरे पास ST वेक्टर बन गया। अब फिगर में आप देखेंगे कि इन ट्रायंगल PQS में मैंने यहाँ पे PQS में आप फिगर आपके पास होगी तो फिगर में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो PQS में एंगल लिया है मैंने वो किसके बीच में लिया है, थीटा एंगल लेट कर लिया है यहाँ पे हमने, किसका, ST का और PQ का, यानी कि लाइन ST और PQ। लाइन ST आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ कैसे शिफ्ट हो गई, तो आप पासिंग पॉइंट जो है वो T और S इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप ST का पैरेलल वेक्टर लेंगे जो कि उसके सपोर्ट में है पैरेलल वेक्टर, तो उसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। फिगर में आपको वहाँ दिख रहा होगा। तो PQS में आप cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो cos थीटा होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया PQ और हाइपोटेन्यूज हो गया ST। मैग्नीट्यूड इसलिए लिया है क्योंकि इनकी लेंथ ले रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से PQ का मैग्नीट्यूड हम पहले ही लेट कर चुके थे कि D है और ST चला गया क्रॉस में, तो ST का मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल टू हो गया D। इसको आप वन इक्वेशन मान लीजिए। अब अगेन cos थीटा अगर मैं लगाता हूं तो PQ और ST जो दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में मैं डॉट प्रोडक्ट से भी तो cos थीटा निकाल सकता हूं। तो मैं यहां निकालता हूं ST डॉट PQ और अपॉन में दोनों के मैग्नीट्यूड। ये मैंने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया cos थीटा के लिए। इसको मान लिया सेकंड। ST को आप इधर ले गए तो cos थीटा ST, अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपके पास D है तो वो वैल्यू D आ गई, और ST की वैल्यू A2 माइनस A1 आप कैलकुलेट कर चुके हो ऑलरेडी, और PQ की वैल्यू वेक्टर PQ जो है वो था आपका वेक्टर D इनटू उसका यूनिट वेक्टर। D मतलब हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ PQ और n कैप यहाँ पे आपके पास हो गया उसका यूनिट वेक्टर। अब D से D यहाँ पे कट जाएगा और आपके पास बचेगा A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट, n कैप की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी यहाँ से आ गई, B1 क्रॉस B2, यहाँ B2 आएगा, B1 क्रॉस B2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये आपके पास आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। इस तरह का क्वेश्चन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, अब से पहले 6 नंबर में पूछा जाता था लेकिन अब थोड़ा मार्किंग स्कीम चेंज हुई है, तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्वेश्चन निकाला जा सके। याद रखने का तरीका बहुत आसान है। A2 माइनस A1 होता है आपका उसके पासिंग पॉइंट्स लाइन के। आप लाइन के पासिंग पॉइंट्स देख सकते हैं कि जैसे मेरे पास लाइन एक ये है, A2 प्लस न्यू B2 और एक मेरे पास हो गया A1 प्लस लैम्डा B1। आप इन दो लाइन से देख सकते हैं। अगर मुझे दो लाइन दी गई है तो पहले A2 माइनस A1 यानी कि दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस पासिंग पॉइंट्स का, और जो दोनों के पैरेलल वेक्टर है B1 B2 उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे कि आपको आता ही है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में i j k के कोफिशिएंट्स लेके, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस आ जाएगा। जैसे कि वेक्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं। पहले हमने इससे पहले टॉपिक किया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए जब हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करते थे, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जब हम एंगल बिटवीन टू लाइंस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालते थे। सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्योंकि दो लाइंस भी तो एक वेक्टर्स ही शो कर रही हैं। अब आप देखेंगे कि पहले हमारे पास एक लाइन दे रखी है L1 और उसकी इक्वेशन ये रही, A1 उसका पासिंग पॉइंट और B1 उसका पैरेलल वेक्टर है, जो कि हमने यहाँ पे क्या डॉटेड लाइन से शो किया है।
इसी तरह से L2 जो है हमारी एक लाइन ये रही जिसकी इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। A2 इसका पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और B2 इसका पैरेलल वेक्टर है जो अगेन डॉटेड लाइन से हमने शो किया है। तो आप देखेंगे जो L1 और L2 के बीच में एंगल थीटा है जो मुझे फाइंड करना है, वो वही एंगल है जो उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में है, क्योंकि ये लाइंस अगर पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये लाइन इसके पैरेलल है तो अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो आप देखेंगे जो थीटा बन रहा है जो कि लाइंस के बीच में है वो उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में भी है। तो इसलिए जो कॉस थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे उसमें हम वेक्टर ए और बी की जगह क्या यूज़ करेंगे, लाइंस के पैरेलल वेक्टर, क्योंकि ये वही एंगल है जो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है। तो कॉस थीटा b1 डॉट b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2। अब b1 b2 आप सबको पता है कि दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स होते हैं जिससे कि हम लाइंस का एंगल निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि प्लेन में हम पहले पढ़ चुके हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन्स फाइंड आउट करनी है हमें वेक्टर्स के अंदर। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे सिलेबस में 4 तरीके से है, लेकिन हम सबसे पहला देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि जिस प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, ABC हमने एक प्लेन यहाँ पे कंसीडर किया है और इसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल हमें जो है ओरिजिन से दिया जाता है। ये हमारे पास गिवन डेटा होता है कि एक नॉर्मल हमारे पास ओरिजिन से दिया होता है। अब अगर ये नॉर्मल है तो इट मीन्स ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन। तो ON वेक्टर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, ON इज अ नॉर्मल वेक्टर ऑन प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से एक नॉर्मल वेक्टर है जो कि ON है, जिसकी लेंथ हमने यानी कि मैग्नीट्यूड यहाँ हमने लेट कर लिया है कि D है। D क्या हो गया यहाँ पे आपके पास, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और n कैप यानी कि एक यूनिट वेक्टर अलोंग ON वेक्टर हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है, यानी कि n कैप हो गया आपके पास किसका यूनिट वेक्टर, ON का यूनिट वेक्टर, यानी कि ON की डायरेक्शन। एक पॉइंट P हमने कंसीडर कर लिया है प्लेन के ऊपर, एक रैंडम पॉइंट XYZ हमने लेट किया है जो कि प्लेन के ऊपर है, और इसका पोजीशन वेक्टर हमें R यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया है, जिसको XI प्लस YJ प्लस ZK से हम डिनोट यहाँ कर सकते हैं। R क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट P का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ON वेक्टर को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ON वेक्टर मेरे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर उसके मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास एक वेक्टर ON बन जाता है। ON वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हमने D कंसीडर किया है और n कैप उसका हमने यूनिट वेक्टर ऊपर यहाँ पे सपोज किया हुआ है। तो हमारे पास ON वेक्टर आ गया D इंटू n कैप। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी आराम से समझेंगे कि ON वेक्टर जो है वो प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर है और PN वेक्टर जो है वो प्लेन के ऊपर एक वेक्टर है। तो PN और ON हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। तो दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल होता है। अब ON वेक्टर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम D इंटू n कैप, और PN वेक्टर क्या है, PN वेक्टर अगर आप निकालोगे तो ये बनेगा PN वेक्टर बना रहे हो आप, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल पॉइंट से हम इस वेक्टर को निकाल सकते हैं। तो वेक्टर R माइनस DN वेक्टर, DN क्या हो गया मेरा ON वेक्टर, और R क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP। R मेरे पास क्या है, वेक्टर R है मेरे पास OP वेक्टर। आप इसको यहाँ से भी टर्मिनल माइनस इनिशियल से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आप यहाँ पे यूज करके ये फाइंड कर सकते हैं कि PN वेक्टर मेरा R माइनस DN वेक्टर होगा। अब D जो है, D है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो D कभी 0 नहीं हो सकता आपका।
तो आप वेक्टर n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा r मल्टीप्लाई वेक्टर n d मल्टीप्लाई वेक्टर n का यूनिट वेक्टर का स्क्वायर। इट मीन्स वो मैग्नीट्यूड बन गया किसका, यूनिट वेक्टर का। और हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा r वेक्टर r इंटू एन कैप इक्वल टू डी। डी है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और एन कैप है आपका यूनिट वेक्टर किसका, ओ एन का। तो ये आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तभी होगा जब ये जो n है ये आपका यूनिट वेक्टर होगा। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन आ गई किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। अब हम इस वेक्टर फॉर्म से इसको कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम फाइंड करेंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। अभी हमने वेक्टर फॉर्म निकाली थी, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे कि हम लाइंस की इक्वेशन में ऑलरेडी इस बात को समझ चुके हैं कि वेक्टर फॉर्म वो होती है जिसमें आई जे के की फॉर्म में मेरे पास प्लेन की इक्वेशन होगी और कार्टेशियन फॉर्म वो होगी जिसमें आई जे के नहीं होंगे। वेक्टर आर जो था पोजीशन वेक्टर था मेरा किसका, ओपी का। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लिए और एन कैप है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के डायरेक्ट हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस ही होते हैं। तो एल एम एन मेरे क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। एल एम एंड एन डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए किसके, ओ एन वेक्टर के। अब n और r दोनों वेक्टर्स की यहाँ पे वैल्यू रख दी मैंने कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, इनकी पोजीशन वेक्टर्स। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा l से, तो lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। डी है मेरा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये बात ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन डी तभी होगा जब n मेरा यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।